हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम RVSC। अपनी नवी जो प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 11। अब ये जो अपनी जितनी भी है ना 11, 12, 13 और 14, ये सभी प्रमेयों वाली प्रश्नावली हैं। कौन सी हैं? प्रमेयों वाली, थ्योरम। ठीक है, और अच्छी और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं। अगर ये 4 ऐसी एक्सरसाइज हैं, अगर ये अच्छे से समझ में आ गई ना तो फिर मैथ में कंप्लीट नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी के भी ज़्यादा चांस होते हैं नंबर कटने के तो वो ही ये 4 एक्सरसाइज हैं जिनमें लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, बड़े आराम से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11, प्रश्नावली 11, जिसका नाम है समरूपता। क्या नाम है जिसका? समरूपता। तो देखो, समरूपता नाम से ही पता चल रहा है। समरूपता यानी कि समरूप यानी कि समान रूप। ठीक है, तो समरूपता का मतलब है समान रूप, यानी कि दो ऐसी चीजें जो कैसी दिखती हों, एक जैसी दिखती हों, वो क्या कहलाती हैं? एक दूसरे के समरूप कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समरूप। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम बता सकते हैं कि समरूप क्या है। जैसे कि हर एक जो व्रत होता है, हर एक व्रत, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो उससे बड़ा हो, चाहे वो सबसे छोटा हो, ये सारे के सारे क्या हैं? समरूप है। ठीक है, समरूप का मतलब है समान रूप, जो कि एक जैसे दिखते हो। तो ये सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं भाई, बस छोटे और बड़े का ही तो अंतर है तो समान ही देखने में। सारे के सारे जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो छोटा वर्ग हो, चाहे वो बड़ा वर्ग हो, चाहे वो इससे भी बड़ा वर्ग हो, ये सब भी क्या हैं? समरूप हैं। ऐसे ही आयत, छोटा बड़ा कैसे भी हो, कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। चाहे फिर वो छोटा हो, चाहे फिर वो बड़ा हो, या फिर वो इससे भी बड़ा हो। देखो, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, और ये भुजा बराबर ये भुजा। मतलब ये इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, और ये जो इनकी संगत भुजाएं हैं ये कैसी हैं? संगत, यानी कि समानुपाती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समानुपाती। तो देखो, ये तो सिंपल से उदाहरण थे। अब जो कंडीशन है ना समरूप होने के लिए, कि कौन कौन सी शर्तें लागू होनी चाहिए, तो देखो, शर्तें लागू होने के लिए 2 चीजें हैं। पहली तो है किसी भी आकृति, जैसी आकृति है जिसमें कोण बनते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, है ना। ठीक है, आयत, वर्ग, जो भी है, तो उसके संगत जो कोण है ना वो कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। एक आकृति के संगत कोण दूसरी आकृति के संगत कोण के बराबर होने चाहिए। अब देखो, संगत कोण का क्या मतलब है? जैसे ये 2 त्रिभुज हैं ABC, और ये है कोई PQ और R। तो संगत कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। कोण A बराबर कैसा होना चाहिए? कोण P। कोण C बराबर होना चाहिए, कोण B बराबर होना चाहिए कोण Q, और कोण C बराबर होना चाहिए कोण R। एक तो ये कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरी कंडीशन ये है कि जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? समानुपात होनी चाहिए, यानी कि समान अनुपात में होनी चाहिए। यानी इसका अनुपात जो इसका है वो ही इस वाली और इस वाली का अनुपात होना चाहिए, और इस वाली और इस वाली का अनुपात होना चाहिए। जैसे ये है 2 और ये है 4, ये है 3 और ये है 6। अगर ये कैसा त्रिभुज नहीं है, अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है तो बात कर रहे हैं हम। समबाहु त्रिभुज है तो समान ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर समबाहु त्रिभुज ना हो तब क्या क्या शर्त ऐसी होनी चाहिए? तो वो शर्तें हैं क्या? एक तो कोण जो है समान होनी चाहिए। वैसे तो जब कोण समान होता है ना तो सिंपल सी बात है, तीनों भुजाएं भी कैसी होती हैं? समान होती हैं। इसलिए देखो, अगर ये 2 का है ना
तो ये भी 2 का और ये भी 2 का होगा, ये 4 का है तो ये भी 4 का और ये भी 4 का होगा। ठीक है, अब देखो संगत भुजाएं समान अनुपात हैं, इन दोनों का अनुपात कितना है 2:4 यानी कि 1:2। इन दोनों का अनुपात भी कितना है 1:2 और इन दोनों का अनुपात भी कितना है 1:2। कितना है 1:2। तो देखो संगत का मतलब क्या है, जो उसके संगत में है। जैसे कि ये दोनों, ये आपस में तीनों कोण, इन तीनों कोणों के ये वाली भुजा इसके संगत है, ये वाली भुजा इसके संगत है और नीचे वाली भुजा इस नीचे वाली भुजा के संगत है। ठीक है, तो सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, समान अनुपात में। तो समरूप एक तो हैं जो एक जैसे दिखते हैं, तो कुछ तो ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को उदाहरण बनाए वृत्त के या फिर वर्ग के या आयत के, ये तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि कैसे हैं, समरूप हैं। क्या हैं, समरूप। ठीक है, अब एक चीज आती है क्या, सर्वांग सम। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा सर्वांग सम। तो देखो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है और ये एक दूसरा त्रिभुज है, तो सर्वांग सम का मतलब पता है क्या होता है कि ये तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर। कैसी होनी चाहिए, बराबर। और साथ में मतलब ये तीनों कोण बराबर और साथ में तीनों भुजाएं भी कैसी होनी चाहिए, बराबर। जब तीनों चीजें बराबर होती हैं तब त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम। ये सर्वांग सम का चिन्ह है, इस सर्वांग सम को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और समरूप को कैसे लिखते हैं, सिंपली ऐसे, वो आएगा और हम आगे बता देंगे। ठीक है, तो देखो सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर है। अब देखो ये 2 हाथ हैं, क्या हैं, 2 हाथ। ठीक है, ये एक दूसरे के कैसे हैं, सर्वांग सम। देखो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, अगर एक को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो दूसरी चीज उसको बिल्कुल ढक लेनी चाहिए, दिखे नहीं। अब 2 बराबर त्रिभुज हैं, मैं इस त्रिभुज को उठाकर इस पर रख देता हूं तो क्या नीचे वाला त्रिभुज दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही ये 2 हाथ कैसे हैं, सर्वांग सम है। अगर देखो मैं ऐसे करता हूं तो पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो ये क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम होने के साथ साथ कैसे भी हैं, समरूप भी हैं। कैसे हैं, समरूप, क्योंकि दोनों हाथ कैसे दिखते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। तो जो आकृति सर्वांग सम है वो समरूप भी होती है। क्या होती है, समरूप भी होती है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना वो साथ साथ में आप लिखते जाना ना, कि जो आकृति सर्वांग सम होती है वो समरूप भी होती है। लेकिन अगर कोई आकृति समरूप है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सर्वांग सम भी हो। क्योंकि देखो एक ये हाथ है और एक कोई छोटे बच्चे का हाथ है, ठीक है, वो दिखते तो दोनों एक दूसरे के, एक दूसरे के बराबर एक जैसे ही दिखते हैं, हाथ तो सबके ही, एक छोटा हाथ और एक बड़ा हाथ। लेकिन एक छोटा हाथ एक बड़े हाथ को ढक नहीं सकता। ढक सकता है क्या, नहीं। तो वो दोनों एक दूसरे के समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 चीजें हमने इसमें सीखी हैं इंपॉर्टेंट। वो क्या है, एक तो यह है कि किसी भी वस्तु को समरूप होने के लिए संगत भुजाएं तो समान अनुपात में होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। और अगर कोई वस्तु सर्वांग सम है तो वो समरूप भी होती है। कैसी होती है, समरूप। और अगर कोई वस्तु समरूप है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी समरूपता के बारे में जो हमने आप लोगों को बताई हैं। तो अब जो 11.1 प्रश्नावली है, ठीक है, देखो इसमें और कुछ रह तो नहीं गया, ये मैं मिटा देता हूं। देखो संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों, मैंने एक लाइन बोली थी अभी अभी कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो उसका मतलब आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया? देखो मैं तो आप लोगों को दोबारा से समझाता हूं कि 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा।
ए बी सी और ये है कोई पी क्यू आर। ठीक है, तो देखो तीनों ये जो हैं कोण, ये तो है बराबर, कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण पी बराबर है किसके, कोण आर के। ये तो कोणों के बारे में हो गई कि कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। अब बात करते हैं इनकी संगत भुजाओं के। तो देखो संगत भुजा ए बी सी, तो देखो ए बी किसके संगत है, पी क्यू के, बी सी किसके संगत है, बी क्यू के, और ए सी किसके संगत है, पी आर के। ठीक है, तो इनको जब हम हल करेंगे ना तो अनुपात समान आना चाहिए, यानी कि पी क्यू बटे में ए बी कर लो चाहे ए बी बटे में पी क्यू कर लो। तो देखो बड़ा बटे में छोटा कर लो चाहे छोटा बटे में बड़ा कर लो, कैसे ही कर लो। तो देखो ए बी बटे में कितना, पी क्यू, बराबर होना चाहिए किसके, बी सी बटे में क्यू आर, बराबर होना चाहिए ए सी बटे में किसके, पी आर के। यानी कि ये जो संगत भुजाएं हैं ना ये समान अनुपात में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको नंबर लिख के बताता हूं, जैसे देखो ये है 3 3 और 3 का, ये है 6 6 और 6 का। ठीक है, तो देखो ए बी बटे ये सब कुछ कितना आएगा, 3 बटे 6, 3 बटे 6 बराबर 3 बटे 6, यानी कि 1 बटे 3 1 बटे 3 1 बटे 3। तो सबका अनुपात कितना आया है, 1:3। तो इससे मतलब है समानुपाती, यानी हर एक भुजा समान अनुपात में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, समान अनुपात में, यानी कि ऐसे ए बी बटे में पी क्यू या पी क्यू बटे में ए बी बराबर होना चाहिए किसके, बी सी बटे में क्यू आर के, और ए सी बटे में पी आर के। ये है संगत, ऐसे लिखते हैं संगत भुजाओं को। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। समरूप होने के लिए संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक, तो अब है अपनी प्रश्नावली 11.1। ठीक है, बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, फटाफट से हम वो प्रश्नावली कर लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं 11.1। प्रश्न नंबर पहला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि सभी व्रत कैसे होते हैं। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी व्रत एक दूसरे के कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी व्रत भी और सभी वर्ग भी, सभी व्रत और सभी वर्ग दूसरे में भी क्या आएगा, समरूप। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से वाले त्रिभुज समरूप होंगे, हमेशा ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज हमेशा कैसा होता है, समरूप होता है। कैसा होता है, समरूप होता है। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान है, तो समरूप हो गए। फिर है, भुजाओं को समान संख्या वाले दो त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो त्रिभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, अभी अभी मैंने आपको दो चीजें कंडीशन लिखाई थी कि त्रिभुज समरूप कब होता है, संगत कोण। पहला तो है सभी संगत कोण बराबर होंगे,
कैसे होंगे? सभी संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा है संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। कैसी होती हैं? समानुपाती होंगे। ठीक है, ये हो गया दो। एक तो संगत कोण समान है और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है, या तो समानुपाती या अनुपात समान होता है, कुछ भी लिख सकते हो। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्न कथन में सत्य व असत्य बताइए। तो पहला है दो सर्वांग सम आकृति समरूप होती हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि दो जो कैसी हैं? सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब जिनके तीनों कोण और तीनों भुजाएं समान हो। तो वो कैसी होती हैं? समरूप तो होती ही होती हैं। तो हां है, ठीक है, सत्य है। कैसा है? सत्य है। फिर है दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ये दो त्रिभुज हैं, ये कोण बराबर हैं और ये 1 2 1 2 1 और 2 अनुपात में ऐसे हैं। तो ये कैसे हैं? सर्वांग सम नहीं है, समरूप हैं। ठीक है, समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो जो त्रिभुज या जो आकृति समरूप है, कोई जरूरी नहीं है वो सर्वांग सम भी हो। तो ये आ जाएगा असत्य। फिर तीसरा है दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी भुजाएं समानुपाती हों। क्या है? दो बहुभुज हैं कोई भी, तो इसने कहा है कि क्या वो समरूप होंगे अगर उनकी क्या हो? जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो समानुपाती हो। तो ऐसा नहीं होगा, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि संगत भुजाओं के साथ साथ कोण भी हमें क्या चाहिए होते हैं? बराबर चाहिए होते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे असत्य। और पीछे चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना कि हमें क्या चाहिए होता है? कोण भी समान होने चाहिए। कोण भी समान होने चाहिए। दो शर्तें होती हैं समरूप होने के लिए, संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। ठीक है, अगला जो है वो है दो समबाहु दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत भुजाएं समानुपात हो एवं संगत कोण बराबर हो। तो दोनों शर्तें हो गई, तो इसमें सत्य हो जाएगा। भाई संगत कोण भी समान है और संगत भुजाएं भी समान अनुपात में। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण बराबर होने से नहीं चलेगा, उसमें क्या चाहिए? संगत भुजाएं भी कैसी चाहिए? समान अनुपात में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? संगत भुजाएं भी समान अनुपात में। तो एक से काम नहीं चलेगा, है ना, कि अगर एक त्रिभुज में कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है तो वो समरूप नहीं होगा। तो दोनों शर्तें होनी चाहिए कि कोण भी समान होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें है प्रश्न नंबर 30 है समान आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। तो हमें दो उदाहरण बनाने आकृति के, तो वो आप कैसी भी आकृति इसमें बना सकते हो, कोई भी जो आपको पसंद हो। चाहो तो त्रिभुज बना देना, चतुर्भुज बना देना, वृत्त बना देना, आयत बना देना। ठीक है, जैसे देखो मैं आप लोगों को बना के बता देता हूं। कोई भी, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 30। तो देखो मैं क्या बना देता हूं? वर्ग बनाता हूं। क्या बनाता हूं? वर्ग। तो देखो वर्ग में ये कौन कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं, इनको तो लिखने की जरूरत है नहीं वर्ग में। तो अब बस हमें क्या करना है? नाम दे दो कोई भी, A B C D P Q R और S। तो देखो इनके बस हमें संगत भुजाएं ना
ये क्या करनी है, समान अनुपात में रखनी है। तो देखो जैसे इसको 1.5 रख दो तो ये हो जाएगा 3, ये वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं कितनी होंगी 1.5 की, और इसकी सब कर दो कितनी 3, 3 और 3। तो सब समान अनुपात में है। किसमें है, समान अनुपात में। कोण बराबर है और भुजाएं समान अनुपात में। जैसे देखो कोई भी 1/5 1.5/3 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, सब में ही 1/2 1/2 1/2 आएगा, तो समान अनुपात आ रहा है। ठीक है, और इसमें कितनी आकृति बनानी है हमें, समरूप आकृतियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो एक तो ये हो गया, एक चाहो तो समबाहु त्रिभुज बना सकते हो। क्या बना सकते हो, समबाहु त्रिभुज। जैसे देखो ये 3, 3 और 3 की है, और इनको रख दो 6, 6 और 6, P, Q, R, A, B और C। तो देखो तीनों भुजाएं समान हैं, तो इनके कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे, 60 60 60 डिग्री के। ठीक है, तो इनका सबका देखो अनुपात भी कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये दोनों आकृतियां कैसी हैं, ये भी समरूप है और ये भी समरूप। ठीक है, तो अपनी 11.1 जो प्रश्नावली है वो कैसी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। कैसी हो चुकी है, कंप्लीट। तो ये तो सरल सी थी। ठीक है ना, अब आगे इसमें क्या आएंगी अपने पास, थ्योरम आएंगी। क्या आएंगी, थ्योरम, यानी कि प्रमेय आएंगी। क्या आएंगी, प्रमेय। तो वो सब प्रमेय महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो प्रमेय समझने के लिए आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो क्या है कि हम जब भी किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं, ठीक है, प्रमेय को सिद्ध करना सबसे जरूरी चीज है, और उसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ उत्पत्ति करनी होती है अपने हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो उत्पत्ति को याद रखना है कि इस प्रमेय को हल करने के लिए हमें क्या उत्पत्ति इसमें करनी है। अगर वो उत्पत्ति आपको याद रह गई तो आप प्रमेय आसानी से क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, जब प्रमेय सिद्ध करनी होती है जब तो हम उत्पत्ति लगा के उस प्रमेय को सॉल्व करेंगे। जब हम उस प्रमेय से क्वेश्चन को करेंगे ना, तब हमें वहां जहां वो प्रमेय लग रही है उस प्रमेय को लिखना जरूरी होता है। इसलिए उस प्रमेय को भी याद करना जरूरी है। जिस प्रमेय को हम हल कर रहे हैं ना, उस प्रमेय को याद रखना भी क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन में उस प्रमेय को लगाएंगे ना, तो ब्रैकेट में लिखना होगा हमें इस प्रमेय से। ठीक है, तो वो हम अगली क्लास में आप लोगों को स्टार्ट करेंगे अपनी 11.2। तो उससे पहले जितनी भी थ्योरम है वो आप लोगों को हम बताएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। समझ में आया हो तो लाइक करना, बताना। ठीक।